इसको हम कितने अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं? एक तो इसका मुझे थोड़ी सी शेल्फ लाइफ जो है, मिसाल के तौर पे अगर हमने बल्ब तैयार कर ली है उसको मैं स्टोर करता हूँ तो कितने अरसे तक उसको स्टोर कर सकता हूँ, और उसके अलावा उन्हीं बीजों से और बीज या और बल्ब मैं कितने अरसे तक बना सकता हूँ? क्या लिमिट है उसकी कि मैं उसको सीड को मल्टीप्लाई जब करना चाहूँगा तो वो कितने अरसे तक मैं उस बीज का इस्तेमाल कर सकता हूँ इस काम के लिए? लाइफ टाइम। इसीलिए इसको रेड गोल्ड कहा जाता है। इसलिए मैंने कहा ना कि ये जो आप मिथ्स की बात कर रहे हैं वो एक हद तक ठीक भी है और गलत भी है। ठीक इस तरह है कि आपने एक बल्ब लिया, वो तीसरे साल तक उससे आपके 4 बल्ब्स निकल आए। अगर आपके आपने एक बल्ब लिया है और आपकी इन्वेस्टमेंट अगर वो से कि 10 मिलियन है सिर्फ बल्ब्स पे, तो अगर आप 3 साल के बाद अगर वही बल्ब सेल करते हैं तो आप देखें कि आप उसको 10 मिलियन से मल्टीप्लाई करें तो दैट वुड बी मतलब वो 30 मिलियन पे हो जाएगा। अच्छा जी। तो इसी तरह वो जो अगर आपने सेल नहीं किया, फॉर एग्जांपल आपने वो अपने बल्ब्स निकाल के अपने इर्द गिर्द दूसरी लैंड पे लगा लिए, 1 एकड़ से आप 3 एकड़ की क्रॉप पे चले गए हैं। अच्छा। तो फिर वो जो आपके बल्ब्स थे जो पहले आपके 10 मिलियन के थे वो 30 मिलियन के हो गए। 30 मिलियन के बल्ब्स को अगर आप नेक्स्ट 3 इयर्स पे लेके जाते हैं, मतलब आप यूँ समझें कि 6-7वें साल में लेके जाते हैं, तो आपका जो 30 मिलियन है वो अब आप उसको 3 से ज़रब दे दें तो वो आपका 90 मिलियन, तो बात वही करोड़ों में चली जाती है। लेकिन बात यह है कि इसका जो रिटर्न है, जो इसका असल मुनाफा है वो थोड़ा सा स्लो है। मतलब सबर तहम्मुल के साथ लगते हैं। वैसे भी वो कहते हैं ना कि जो ज़राअत है उसमें सब्र चाहिए। जी, तो हालात का कुछ पता नहीं होता। जी। बाकी इसमें यह होता है कि सैफ़रान की जहाँ तक बात है, ये तो हमने उसकी बात की, उसके बल्ब की, उसके बीज की, कि हम उसकी कितनी उसकी वो ताकत होती है और कब तक वो इस्तेमाल किया जा सकता है। जहाँ तक सैफ़रान का ताल्लुक है, जो आपको असल प्रोडक्शन आती है वो तीसरे साल में आती है, और वो भी आपको 1 एकड़ से मैक्सिमम आपकी जो आती है वो तकरीबन आ जाती है 700-800 ग्राम। अच्छा जी। तो 700-800 ग्राम को अगर जो मार्केट रेट है 500-600 रुपये, उससे आप ज़रब दे दें तो आपके ये मतलब काफ़ी आगे तक बात चली जी। जाती है। तो वो फिर आप इस तरह वो फिर इस तरह है कि वो फिर आहिस्ता आहिस्ता तीसरे साल में जितनी आएगी उससे 10%, चौथे साल में ज़्यादा आएगी, फिर 5वें साल में उससे ज़्यादा आएगी, छठे साल में उससे ज़्यादा होगी। फिर आप जैसे मैंने कहा कि बल्ब्स मल्टीप्लाई होते हैं तो फिर वो कंजस्टेड हो जाते हैं, उनको फिर हमें दूसरी फील्ड में शिफ्ट करना ज़रूरी होता है। फिर आप जब वो शिफ्ट कर लेते हैं तो फिर आपकी प्रोडक्शन और ज़्यादा हो जाती है। ये ऐसी चीज़ है कि जो यूँ समझें कि आपने आज जो चीज़ लगाई है वो आपकी नस्लें खाएंगी। अच्छा। हाँ, तो जो लोग अपनी नस्लों के बारे में सोचते हैं वो सैफ़रॉन के बारे में सोचे। नहीं, बिल्कुल इस पे, बल्कि इसके भी मुनाफे पे तफसीली बात भी आगे चल के करेंगे। आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाजमी एंड तक देखें, क्योंकि आज बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है ना इसके मुनाफे और लागत के हवाले से आपको वीडियो में आगे चल के बताए जाएंगे। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं किस तरह की ज़मीन इसके लिए सूटेबल है और कौन से इलाकों में लगाई जा सकती है, किस तरह की आबो हवा हो। थोड़ा सा आपने बता दिया कि पंजाब और सिंध की आबो हवा नहीं है, ज़्यादातर आपने कहा कि सर्द इलाकों के लिए होता है। थोड़ा सा स्पेसिफिक हो के मखसूस थोड़ा सा अगर हमारे किसान भाइयों को आप ये बताना चाहें कि किस तरह की ज़मीन में ये लगाना बेहतर है और कौन सी आबो हवा होनी चाहिए, टेम्परेचर किससे ऊपर ना जाए, ताकि उनके लिए फ़ैसला करना आसान हो। अच्छा, जो भी हमारे फूलों की जब हम काश्त करते हैं तो फूलों की फसल हमेशा जो रेतली ज़मीन होती है, रेतली ज़मीन मतलब ये कि रेत बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन कम से कम ऐसे हो कि रेत और जो मट्टी है वो 50-50 हो। मतलब वो रेतली जो ज़मीन होती है उसमें फूलों की काश्त हमेशा ज़्यादा होती है। और सैफ़रॉन में भी ऐसे है, रेतली ज़मीन हो और उसमें हमें साथ में ऑर्गेनिक जो खादें होती हैं वो हमें इस्तेमाल करनी होती हैं। क्योंकि ये चूँकि मेडिसिनल एक इसकी इम्पोर्टेंस है, ये मेडिसिन्स में इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर जो इसका इस्तेमाल है वो मेडिसिन्स की जो फार्मास्यूटिकल हमारी कंपनीज़ हैं वो इसका इस्तेमाल करती हैं। तो ये इसको हम ऑर्गेनिक ही रखते हैं, इस पे हम केमिकल फर्टिलाइज़र अप्लाई नहीं करते, कोई स्प्रे वगैरह नहीं, कोई स्प्रे भी नहीं होता है। तो इसमें हम यही करते हैं कि रेतली ज़मीन हो, उसके साथ ऑर्गेनिक मैटर आप शामिल कर लें, ज़मीन ऐसी हो और साथ में जो इसका टेम्परेचर है वो इस तरह हो कि गर्मियों में मॉडरेट रहे और सर्दियों में बहुत ठंडा हो, क्योंकि ये फूल उसी वक्त देगा जब चिलिंग टेम्परेचर आएगा और इसका जो बल्ब है वो गर्मियों में डोरमेंसी पे चला जाता है, यूँ समझे कि सो जाता है इसका बल्ब।
क्योंकि अच्छा। इसने जून जुलाई अगस्त की जब सख्त गर्मी आती है तो हम इसका पानी रोक देते हैं और ये अच्छा। फिर अपने नींद की तरफ चला जाता है। यूँ समझें कि अगर इसने ये टाइम नहीं गुजारा, अपना स्लीप मोड नहीं गुजारा, तो उसके बाद ये फूल देने के काबिल नहीं होता। अच्छा। तो हम मई में आखिरी इसको पानी लगा के, तो जून जुलाई अगस्त में हम इसको पानी नहीं लगाते। फिर अगस्त के एंड पे हम इनको ऑर्गेनिक खाद लगा के पानी लगाते हैं और उसके बाद जैसे ही चिलिंग टेम्परेचर आता है तो ये अपने फूल पैदा करते हैं। अच्छा, इसकी एक यूनिक बात ये भी है कि इसका फूल पहले आता है, पत्ता बाद में आता है। अच्छा। जी।